नमस्कार, बीवीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। तिगांव थाना क्षेत्र में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने दुकानदार को फंसाकर होटल में ले जाकर अतरंग संबंध बनाए, फिर शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवती ने 3 लाख रुपए की मांग दुकानदार से की। ना देने पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की धमकी देते हुए 1 लाख रुपए वसूल भी लिए। बाकी बचे 2 लाख रुपए लेने के लिए बार बार वह शिकायतकर्ता को धमकाती रही। परेशान दुकानदार ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने जाल बिछाकर 50,000 रुपए दोबारा देते हुए युवती को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। तिगांव निवासी दुकानदार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह कूलर की दुकान करते हैं। उसने दुकान में 2 कर्मचारियों को भी रखा हुआ है। एक दिन युवती उनकी गैर मौजूदगी में दुकान पर आई और कर्मचारियों से विजिटिंग कार्ड लेकर गई थी। कुछ दिन बाद उसने कूलर लेने के बहाने फ़ोन किया और रेट पूछे। उसने अपना नाम सुरभि बताया। 4 मार्च को उसने मिलने की इच्छा जताते हुए सेक्टर 64 बुलाया। वहां से होटल में चलने को कहा। शिकायतकर्ता ने बताया कि युवती ने होटल में ले जाकर अतरंग संबंध बनाए। 5 मार्च की सुबह सुरभि ने फ़ोन कर अनर्गल बातें करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह दुकान पर आ गई। उसने 3 लाख रुपए देने को कहा। ऐसा ना करने पर उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। दुकानदार डर कर 21 मार्च को शाम 3:15 पर 1 लाख रुपए उसे दे दिए। इसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। बकाया 2 लाख रुपए ना देने पर दुष्कर्म का आरोप लगा केस दर्ज करने की धमकी दी। किसी क्या मामला हनी ट्रैप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। हाँ, जो महिला है सेक्टर 3 की रहने वाली है, वो एक दुकानदार जो कि तिगांव का है, उसको जो है प्रेम जाल में अपने में फंसा करके और उससे लगातार संपर्क में थी और सहमति से संबंधी बनाए हैं। उसके पश्चात जो है उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, धमकियाँ देनी शुरू कर दी और 1 लाख रुपए उसने जो है स्वीकार किया पहले दिन प्राप्त करना। और आज 50,000 रुपये के साथ वो लड़की रंगे हाथों हमारी टीम के द्वारा काबू की गई है और अभी इसमें अभियोग अंकित किया गया तिगांव पुलिस स्टेशन में और तफ्तीश अभी जारी है। 1 लाख रुपए पहले ले चुकी है महिला। हाँ, 1 लाख रुपए उसने पहले ले चुकी है। आरोप थे और ये स्वीकार भी किया अभी तक की तफ्तीश में, जो कि बरामद की भी प्रक्रिया जारी है। तो ये कितने दिन से ब्लैकमेल कर रही थी लड़के को? ये करीब 40 दिन से इसको ब्लैकमेल कर रही थी और इसके लगातार संपर्क में थे। क्या करता है जो लड़का है? ये दुकानदार है तिगांव में, इसकी अपनी इलेक्ट्रिकल्स की जो दुकान है। तो ये महिला क्या करती है? महिला की अभी जो पढ़ाई छुट्टी हुई, पढ़ाई करने के बाद जो है कोई जॉब थी वो छूट गई थी। मैरिड है अनमैरिड है? अनमैरिड है। बात करेंगे अगली खबर की। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में सिखाया जाएगा यज्ञशाला से संस्कारशाला का महत्व। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में एक नई पाठशाला का शुभारंभ हुआ है। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त ने स्कूल में संस्कारशाला का शुभारंभ किया। जिला उपायुक्त ने बताया कि संस्कारशाला से बच्चों के लिए एक नई शुरुआत है। ये यज्ञशाला पहले भूतकाल में होती थी, पर अब स्कूल इस संस्कारशाला नाम से चलाया जा रहा है। तो ये एक नई शुरुआत है। इस तरह की शुरुआत जल्दी सरकारी स्कूलों में भी की जाएगी। विद्यासागर के डायरेक्टर दीपक ने बताया कि बच्चे हमारी संस्कृति इस संस्कारशाला के माध्यम से जानेंगे, इसलिए एक नई शुरुआत की गई है। स्कूल में अगर किसी भी बच्चे का जन्मदिन होगा, उस दिन इस संस्कारशाला में बच्चे और उसके परिवार के साथ इस यज्ञ में हवन किया जाएगा। इस संस्कारशाला में कोई भी आकर अपना छोटा मोटा कार्यक्रम कर सकता है। इसके लिए किसी को भी कोई भी मनाही नहीं की जाएगी। हालांकि आज यहाँ पर शुरुआत की गई है, किस तरह से बच्चों को इसमें शामिल कराएंगे, क्या नीति बनाएंगे, कैसे? जी, यहाँ पर मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का बर्थडे होगा वो डेली यहाँ पर हवन में बैठेंगे और आहुति डालेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पुराने रीति रिवाजों को लेने के साथ साथ यहाँ पर मेडिटेशन की क्लासेस भी होंगी, यहाँ पर योगा क्लासेस भी होंगी। यहाँ पर ध्यान के लिए जो बच्चे आजकल स्ट्रेस से फ्री होते हैं, जैसे अभी बहुत बेहतरीन आपकी मीडिया साथी ने पूछा था कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि उसमें एंटर होने के बाद ही हमें अपना पॉजिटिव एनर्जी फील होने लग जाती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत पॉजिटिव बातें की जाती हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में बात होती है, जिससे उस एरिया में, उस एटमॉस्फेयर में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वहाँ पर हमें एनर्जी मिलनी पहुँचे हो। किस तरीके का देखते हैं सर, जिस तरीके से संस्कारशाला का आयोजन किया गया? ये स्कूल एजुकेशन बच्चों का जो भविष्य का फाउंडेशन तैयार करती है। और अगर हम शिक्षण पद्धति को वापस मुड़कर देखें तो गुरुकुल जो पद्धति थी उसका सारा का सारा ध्यान इस बात पर होता था कि बच्चों को कैसे संस्कारी बनाएं। इसी तरफ वापस शिक्षा जा रही है और जो आज के शिक्षण संस्थान हैं
वो सब लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। जो हमारा स्वर्णिम भूतकाल था उसी के ऊपर हमारा वर्तमान टिके और उसी से हमारा भविष्य बने, तो इससे अच्छी बात कोई हो। करेंगे सोहना के गांव दमदमा में एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है, जहां पर दलित समाज के लोगों को दबंग लोगों द्वारा जमकर मारा पीटा जा रहा है। ताजा उदाहरण गांव में देखने को मिला, जब एक युवक झगड़े का फैसला करने के लिए दबंगों के घर गया तो उन्होंने उसके टांग को तोड़ दिया व उसके सिर को भी डंडों से तो फोड़ दिया। और दलितों ने बताया कि गाँव के दबंग लोग उनके बुजुर्ग व बच्चों को बुरी तरह पीट रहे हैं। इस मामले की शिकायत होने के बाद भी अभी तक सोहना पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया है। गांव दमदमा में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। गांव के दलितों ने बताया कि दबंग लोगों ने कुछ समय पहले उनकी लड़कियों के साथ छेड़खानी भी की थी। उसके बाद उन्होंने दलित लोगों को पीटना शुरू कर दिया। पीड़ितों ने बताया कि इस झगड़े का जब वे फैसला करने उनके घर गए तो उन्होंने उनकी टांग तोड़ दी। इस मामले की शिकायत होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गांव की 65 वर्षीय बुजुर्ग नंबरदार ने बताया कि दबंग लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा। 10 दिन पहले उन्होंने उसे भी बुरी तरह पीटा। वह गाँव का नंबरदार है, लेकिन उसके बाद भी गाँव के दबंग लोगों द्वारा उसे पीटा जा रहा है। दलितों ने बताया उनकी प्रशासन से मांग है कि जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्या कार्रवाई करी इसमें? दमदमा गांव से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक सोनू नाम का लड़का अपनी इको गाड़ी में बैठकर गांव के आम रास्ते से जा रहा था। जब सुरजन नाम का कोई व्यक्ति उसके घर के बाहर वो पहुंचा तो सुरजन ने उसकी गाड़ी पर पहले पत्थर मारा और उसके बाद उसके साथ मार पिटाई की। जो सोनू की शिकायत पर हमने मामला दर्ज कर लिया। कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ सर? फिलहाल इसमें 323, 506 और 427 में FIR दर्ज की गई। बात करेंगे रेवाड़ी की। जिला सचिवालय के बाहर तस्वीरों में दिखाई दे रही महिला, ये 14 वर्षीय नाबालिग की वो बेबस मां है जो पिछले 2 महीने से अधिक समय से सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका मनोबल टूटता नजर आ रहा है। इस बेबस मां का एक पैर जिला सचिवालय में बैठे ACP के कार्यालय में होता है तो दूसरा पैर मॉडल टाउन थाना में होता है। रोजाना ACP कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर जाना और वहां से आश्वासन लेकर वापस आना, मॉडल टाउन थाने चले जाना, यही इसकी नियति बन चुकी है। ये महिला अपने पति के साथ रेवाड़ी में नए सपने बुनने आई थी और यहाँ आकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। 25 जनवरी को पति के साथ मजदूरी करने गई थी। शाम को जब घर वापस लौटी तो अपनी नाबालिग बेटी को घर से गायब पाया। तुरंत अगले दिन इसकी शिकायत मॉडल टाउन पुलिस को दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी की FIR दर्ज कर अपने कर्तव्य को पूरा किया। करीब 2 महीने बीतने के बावजूद पुलिस इसकी बेटी की बरामदगी नहीं कर पाई है। अगर मां की माने तो पुलिस का कहना है कि जब आरोपी युवक का मोबाइल खुलेगा तब भी पुलिस उसे पकड़ कर ला सकती है, या फिर परिवार अपने आप खोजे और पुलिस को बताए, तभी पुलिस आगे की कार्यवाही करेगी। साथ ही पुलिस का कहना है कि अगर पुलिस खोजने के लिए जाएगी तो पुलिस का सारा खर्चा उसे खुद ही वहन करना पड़ेगा। जी सुबह तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? सुबह पहुंचे हम लोग 9 बजे जी, तो हमारी शाम के कंप्लेन करी जी इसने। अच्छा, बोले शाम के आना जी, तो शाम के 7-8 बजे कंप्लेन करवाई जी। उसी दिन से हम थाने आ रहे, बोले नंबर लगा रखा, नंबर चालू होएगा जब पकड़ेगा जी। तो हम नंबर कह रहे, नंबर चालू हुए जी। एक दिन लोकेशन दूसरा आदमी ने मेरे से बात करी, बहन चोद मेरे पास से लड़की मैं नहीं बताऊंगी। तो इनने जी वहाँ नहीं कह रहे कि तेरे किसका नंबर लगा दूंगी जी। यहाँ आया वो नंबर कंप्लेन करा, वो आदमी भी भाग गया जी वहाँ मानेसर से। नू बताया है छोरी जी, कोई मेरी सुनाई नहीं है। मैं रोज कोर्ट जा रही, रोज थाने जा रहे जी। नू बोला मैं कहाँ से लड़की ले आऊंगी जी। मैं बहुत दुखी हो रही जी। मेरे को 2-2.5 महीना हो गए, ना मेरा धंधा पानी ना कुछ, मेरे बच्चे सारे भूखा मर रहा है जी। तो अब यहाँ परसों गए थे, क्या बोले? नू बोले के खर्चा पानी कर ले, रिजर्वेशन करवा ले। हाँ। खर्चा पानी तलाश ले अपना। हाँ। और जो भी खर्चा लगेगा तू अपना, गली को खर्चा तेरा है। मैंने बाबूजी मेरे पास ना है, मैं एक बार वाई गाँव जाके मैं क्या करूँगी। आप कहती माँ बाप को नहीं पकड़ूंगी तो बाबूजी मेरे को क्या करना हो, गाँव नहीं पहुँचा। तू फोन लगाती है, तू फोन करती ना, तेरे पास पैसे हो गया, तूने वकील से फोन करवाया। मैंने बाबूजी मैं ना पहचानू कौन वकील है जी, कौन बैठता है। मैं रामपुरा गाँव से आई जी। मैं बाबूजी आपके करने थोड़ी बैठ गई, पानी आनी पीने लगी तो मेरे को धमकारा जी, कोर्ट गई थी तू। मैंने कहा बाबूजी मैं कोर्ट ना गई थी जी। हैं मेरे को कोर्ट भी बुलाएंगी तो मेरी तो लड़की गई, मेरे को जाने पड़े जी। ये बोला मैं फांसी खा लूंगी जी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। दक्षिण हरियाणा के भिवानी दादरी जिलों के छात्र छात्राओं को IAS
तथा SCS की कोचिंग के लिए अब दिल्ली या चंडीगढ़ के नामी ग्रामी कोचिंग सेंटरों में भारी भरकम फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि अब हरियाणा के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में IAS व SCS की कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए बंसीलाल विश्वविद्यालय में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से विश्वविद्यालय में कॉलेज के छात्र छात्राओं को IAS व SCS की कोचिंग देनी शुरू कर दी है। इसको लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर RK मित्तल, रजिस्ट्रार जितेंद्र भारद्वाज व कॉम्पिटिटिव एग्जाम के SDO डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए 140 से 150 घंटे का क्रैश कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से अब चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के सेंटर में करवाया जाएगा। सिविल सेवा की तैयारी के लिए इस कोचिंग में 30 अप्रैल से 25 मई तक रविवार व शनिवार को छुट्टी वाले दिन भी होंगे। उन्होंने बताया कि इस कोचिंग के लिए विश्वविद्यालय पूरे कोर्स की सामान्य छात्र से मात्र 2000 रुपये फीस लेंगे। पिछड़े वर्ग तथा लड़कियों से मात्र 1000 रुपये की नाम मात्र की फीस ली जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि सिविल सेवा परीक्षाओं के अलावा भविष्य में विश्वविद्यालय केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की कोचिंग का भी आयोजन करेगा। रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर कुलदीप मेहंदीरत्ता जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रेस वार्ता में, और जिसका मुख्य उद्देश्य जो हमने एक पहल की इस यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में आप सबको अवगत कराना है। सरदार पटेल सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सरदार पटेल सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चाहे वो हरियाणा के हों, अन्य राज्यों के हों या केंद्र के हों, उन सब कुलपति महोदय विद्यालय द्वारा सरदार पटेल सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू किया गया है सेंटर। अभी जैसा हम लोग जानते हैं मई में, जून में सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा होती है, और इसी तरह से हरियाणा सिविल सेवा की भी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन मई अंत में किया जा रहा है। तो लगभग 140-150 घंटों की क्लासेस 2 प्रश्न पत्रों के लिए की जाएंगी। एक सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है और दूसरा CSET का। और हम लोग जानते हैं कि CSET क्वालिफाइंग है और सामान्य अध्ययन जो है वो कंपलसरी मैंडेटरी में आता है, जो मेरिट बनती है जिसके आधार पर। तो इसके लिए अधिकारियों की प्रेरणा से हम लोगों ने चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव TC गुप्ता यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने यमुनानगर जिले की विभिन्न अनाज मंडियों का दौरा करके किसानों व अढ़ैतियों से बातचीत की। अढ़ैतियों द्वारा गेहूं की खरीद बंद कर दी गई है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि अब राशन डिपो होल्डरों को गेहूं खरीद के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा यही है कि अढ़ैती ही गेहूं की खरीद करें। इसके लिए उनसे बातचीत की जा रही है, जिसका समाधान निकलने की उम्मीद है। अगर समाधान नहीं निकला तो किसानों को कोई दिक्कत न आए, इसलिए राशन डिपो होल्डरों को अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव TC गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में थोड़ा बहुत अवैध खनन का मामला हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल खनन में 702 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुए थे, लेकिन इस वर्ष ये राशि कोविड के बावजूद करोड़ों में हुई है। जिससे उन्होंने कहा कि यमुनानगर में अवैध खनन के मात्र 2 मामले सामने आए थे, जिनमें से एक मामले पर अभी कार्यवाही चल रही है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि 10 साल पहले जहां 125 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में आता था, वहीं उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ की पंचायती जानबूझकर गलत सोच लेकर अवैध खनन की शिकायतें करती हैं। हालांकि NGT हरियाणा के कई सरकारी विभाग इस पर नजर रखे हुए हैं। शुरू की परेशानियां थी, अब एक्सपीरियंस हो चुका है। सर इस समय किसी ने इस प्रकार की समस्या हमारे ध्यान में नहीं लाई, ना उपायुक्त महोदय भी हैं, दूसरे सीनियर अधिकारी भी यहाँ पे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। इसमें सर देखते हो प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, जैसे अभी हड़ताल? हम टेम्परेरी लाइसेंस देंगे। टेम्परेरी लाइसेंस देने का निर्णय किया हमने। FPOs को किया है, जो राशन की दुकान चलाते हैं उनको दिया है कि टेम्परेरी उनके कागज़ भी इकट्ठे हो गए हमारे पास में। तो कोशिश हम यही करेंगे कि हमें आढ़तियों के संबंध से जाए, आढ़तियों के माध्यम से ही जाए, कोशिश हमारी यही है। और आज अभी उपायुक्त महोदय के साथ के अंदर 3 मंडियों में गए हैं, सढौरा, बिलासपुर और ये जगाधरी के अंदर है। समस्याएं केवल एक ही है कि जो आढ़ती लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर जो ऑप्शन हरियाणा सरकार ने पहले दी थी
उसके अंदर की पेमेंट आप किसके माध्यम से चाहते हैं। तो जिन किसानों ने ये कहा है कि आढ़तियों के माध्यम से पेमेंट हो, तो इनका ये कहना है कि वो आढ़तियों के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार की बात को मानते हुए उन्होंने बहुत सारे किसानों को पैसे दे दिए, दूसरे दे दिए, तो उसकी रिकवरी के अंदर इनको प्रॉब्लम आ सकती है। परंतु क्योंकि इसके अंदर हरियाणा सरकार की मंशा तो ये थी, परंतु भारत सरकार का ये स्टैंड है कि किसानों की जिसकी फसल है उसी को पैसा पहुंचना चाहिए। ये व्यवस्था ही गलत है, ये भारत सरकार का कहना है। जैसे मेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में आती है। तो यहाँ आज किस लिए आए हैं? आज हमारे को अपना बुलाया गया है कि अपना मार्केट कमेटी में आड़ती का लाइसेंस देने के लिए। तो जो आज आड़तियों ने हड़ताल करी हुई है, उसके बावजूद सरकार हमारे द्वारा गेहूँ बिकवाना चाहती है। जो खरीद होनी है उसकी डिपो होल्डर द्वारा खरीद की जाए। क्या क्या फॉर्मेलिटी करवाई आपसे? फॉर्मेलिटी हमारे से जो डॉक्यूमेंट लिए गए हैं, एक अपना ब्लैंक चेक लिया गया है और आधार कार्ड की कापी है, पैन कार्ड की कापी है और उसके बाद एक फ़ोटो ली गई है। फीस भी ली? हाँ, एक फ़ीस है 3150 रुपये फ़ीस है लाइसेंस की। तो उसमें ये हमारा लाइसेंस बना के अस्थायी तौर पर लाइसेंस बना के जो। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। 1 साल बाद चली हैं ट्रेनें। कोविड की वजह से करीब 1 साल बाद चली पैसेंजर ट्रेन की बोगी में अचानक आग लगने से रेलवे विभाग में हलचल मच गया। पैसेंजर ट्रेन की 4 बोगियों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। एएमयू ट्रेन रोहतक से दिल्ली के लिए चलती है, जो 4:10 पर निकलनी थी, लेकिन करीब 2 बजे ट्रेन की बोगियों में अचानक आग लग गई। फिलहाल दमकल विभाग की 5 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। गनीमत ये रही कि आसपास खड़ी मालगाड़ियों तक आग नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। कोविड की वजह से बड़ी मुश्किलों से पैसेंजर के लिए चली रोहतक दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन की 4 बोगियां जलकर खाक हो गई। आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अच्छा काला, क्या देखा, कैसे पता लगा आपको? मेरे को ऐसा पता लगा जी, ये गाड़ी आ रही थी इधर से और ये कर आ रही थी। देखा पुलिस कितना आगे नहीं, फिर देखा तो इधर भाग है, तो आग लगी पाई। किस में आग लगी थी? इसलिए डिब्बे में रखा था। उसके बाद नहीं पता, फैलते चले गए, फिर कुदरती आग डिब्बे लग गए। कोई आदमी बैठा था गाड़ी में? ना, इसमें कोई आदमी नहीं था। तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी में फायर ब्रिगेड गाड़ी आई, देखी फायर गाड़ी आई, जब आग प्रधान चले गए। कितनी भयंकर आग थी? आग तो बहुत भयंकर थी, बहुत भयंकर, ऊपर तक आग जाओ थी, आग हो जाए। सवारी तो लगता था काफी नुकसान हुआ आपको? नुकसान तो इसमें डब्बे डब्बे गया, बाकी बोर की साइड नुकसान हुआ। नुकसान हो सकता था? हाँ, काफी हो सकता। सर जी, हमारे को 2:10 पे स्टेशन इंचार्ज रोहतक ने BS मीणा ने सूचना दी कि ट्रेन में आग लगी रेलवे स्टेशन पे। तुरंत प्रभाव से दमकल विभाग की गाड़ियों को रवाना किया गया और मौके पर पहुंचकर 6 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो इसमें कौन से फायर ब्रिगेड कौन सा इस्तेमाल किया, पानी का किस तरह किया? फोम का प्रयोग किया गया, क्योंकि गाड़ी के डीजल टैंक में आग थी और हवा के चलते चलते 3 गड्ढों में आग लग गई थी। चौथे में भी पहुंच गई थी। नुकसान का अंदाजा रेलवे अधिकारी बता पाएंगे सर। कितनी देर लगी इसको आग बुझाने में? 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे तक हमने आग को कंट्रोल कर दिया। कौन सी ट्रेन है जी? ट्रेन का नाम तो स्टेशन इंचार्ज बता पाएंगे जी, हम तो फायर विभाग से। कितनी गाड़ियाँ पहुँची थी मौके पर? 6 गाड़ियाँ मौके पे पहुँची हैं। तो श्रीमान जी, कोई जानी नुकसान? जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, सिर्फ रेलवे की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की। रोहतक शहर की आर्यन नगर कॉलोनी के एक मकान की छत पर बने कमरे में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद आर्यन नगर थाना पुलिस और जांच के लिए FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। असम की रहने वाली पायल की शादी लगभग 2.5 साल पहले आर्यन नगर कॉलोनी के रहने वाली नीरज के साथ हुई थी। लगभग 11 बजे पायल छत पर बने कमरे में गई। उसने चुन्नी पंखे से बांधकर फांसी लगा ली। काफी देर तक पायल नीचे नहीं लौटी। परिवार वालों ने ऊपर जाकर देखा तो वह फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तुरंत आर्यनगर थाना पुलिस व FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। मौके पर पहुंचे आर्यनगर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने मौके का मुआयना किया है। प्रारंभिक जाँच में मामला आत्महत्या का नजर आया है। मौके से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और वे परिजनों के बयान दर्ज कर रहे हैं। सबको उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए PGI भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। जिस तरह के भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे, उसी आधार पर पुलिस कार्यवाही करेगी।
वीरेंद्र जी क्या मामला है? सर ये एक सुसाइड का मामला आया था हमारे सामने। एक लड़की है पायल, वाइफ ऑफ नीरज। ये पीछे से कोकराझार डिस्ट्रिक्ट आसाम की रहने वाली है और यहाँ नीरज से शादीशुदा है। इसकी करीब 7-2.5 साल हुए हैं। इसकी हम डेड बॉडी को पीजीआई में रखवाए हैं और उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। अभी घर वाले आ रहे हैं, उसके इनके घर वाले आएंगे। जैसे उसके बाद जो कार्रवाई होगी जांच में जो आएगी सामने, वैसी हम कार्रवाई करते हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे। प्राथमिक जांच में क्या लगा? प्राथमिक जांच सर इसमें सुसाइड का है मामला है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा और जैसे बयान स्टेटमेंट आएंगे, जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसे हम कार्रवाई करते हैं सर। कोई सुसाइड नोट मिला हो? ना कोई नोट नहीं मिला सर। कोई झगड़ा का ना सर, कोई ऐसी कोई बात नहीं है सर। कोई झगड़ा का अब तक कोई है नहीं। बाकी जो तथ्य BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।